गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हम ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने ट्राइबल रिबेलियंस इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया के 2 रिबेलियंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉल रेबिलियन। अब टुडे वी रीड संथाल रेबिलियन। आज हम लोग जो है संथाल रेबिलियन के बारे में पढ़ेंगे। संथाल रेबिलियन जो था वो एक इम्पोर्टेंट, जो हम लोग बोल सकते हैं, विद्रोह था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ड्यूरिंग 1855 टू 1856 सीई। इसकी लीडरशिप और इसकी यूनिटी वो रिगार्डेड कर रही थी एक ऑर्गेनाइज्ड वन को, यानी कि इसके अंदर जो बहुत ज्यादा यूनिटी बोली जाती थी इस रेबिलियन में। ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ था वीरभूमि, बकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भगलपुर एंड मुंगर। इसकी विद्रोह के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि मिसबिहेवियर हो रहा था संथाल पीपल पे, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के थ्रू शोषण किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, और फोर्सफुल जो है कलेक्शन किया जा रहा था टैक्सेस का जमींदारों के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और मनी लेंडर के द्वारा। ये रिवॉल्ट लेड किया गया था 2 ब्रदर्स के द्वारा, जिसका नाम था सिंधु एंड कानू, और वो डिक्लेयर कर रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको जो खत्म कर दिया जाए और इसी के साथ खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके बाद में एक एक्सटेंड मिलिट्री जो थी वो एक्सटेंड कैंपेन हुआ। सिचुएशन जो थी अंडर कंट्रोल हो गई थी 1856 सीई में, और गवर्नमेंट जो थी वो फोर्स्ड टू फॉर्म कर रही थी इंडिपेंडेंस और सेपरेट संथाल परगना। नाउ इज भील रेबिलियन। भील ट्राइबल पीपल जो थे वो यूज करते थे, जो वो रहते थे खंदास डिस्ट्रिक्ट जो सिचुएटेड है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। बाय 1812 टू 1819 सीई ये पीपल स्टार्टेड कर रहे थे विद्रोह। न्यू मास्टर्स थे जो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स बिलीव करते थे कि ये रिवॉल्ट जो था वो प्रमोटेड किया गया था पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा, और उसके जो प्रतिनिधि थे तिरकाबुज डांगलिया के द्वारा। एक्चुअल रीजन जो थी वो उसके साथ में, उस प्रॉब्लम के साथ में जुड़ी हुई थी, वो थी फार्मिंग, और डर था नई गवर्नमेंट का। कई ट्रूप्स थे ब्रिटिश आर्मी के जो एम्प्लॉयड कुचले जा रहे थे। रिवॉल्ट जितने भी हो रहे थे सारे के सारे जो है ब्रिटिश आर्मी कुचल रही थी उन सारा रिवॉल्ट को सेवराम के लीडरशिप के अंदर। ये रिवॉल्ट जो है अगेन स्टार्ट हुआ था 1825 सीई में। ये रिवॉल्ट वापस हुआ था 1835 सीई एंड 1846 सीई में। नाउ इज रामोसी रेबोलियन। रामोसी एक ट्राइब रिसाइडिंग थी, मतलब एक ऐसी जाति थी जो वेस्टर्न घाट्स पे रहती थी। वो अनहैप्पी थे, ना खुश थे। किसके साथ में? ब्रिटिश। अब जाहिर सी बात है सारे के सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि वो हमेशा जो उनको दबाते रहते थे, उनको कभी डिपेंडेंट जो है अपने आप को नहीं साबित करने दिया। तो इसी तरह से जो रामोसी रेबोलियन थे वो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ में जो खुश नहीं थे। 1822 सीई में जो चीफ छित्तर सिंह थे उन्होंने रिवॉल्टेड किया, और उसने जो था सतारा का क्षेत्र लूटा, उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र था। रिवॉल्ट्स वापस शुरू हुए थे 1825 टू 26 सीई में। ब्रिटिश इस टाइम में जो है सक्सेसफुल रहे थे इस रिवॉल्ट को क्रशिंग करने के लिए, आफ्टर एम्प्लॉइंग अ मासिव मिलिट्री फोर्स, यानी कि जब उनको एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री फोर्स जो थी वो एम्प्लॉइंग करनी पड़ी। ओके, आपके कोर्स में जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम मूवमेंट नहीं है। ये सारा टॉपिक जो आपका कट हो चुका है। ओके, विनायक दामोदर सावरकर, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, पीजेंट्स मूवमेंट और मेजर पीजेंट्स मूवमेंट। नाउ अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के फेल होने के बाद में जो लीडरशिप थी फ्रीडम स्ट्रगल की, वो मॉडर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स के हाथों में आई, और उसी के साथ में एरिस्टोक्रेट क्लास जो थी एंटायर इंडिया की वो भी उसके साथ में शामिल हुई। ये सेक्शन जो थे वो उन्होंने एक रिमाइंडर लेटर्स लिखे और एप्लीकेशन लिखी पार्लियामेंट को, ताकि उनकी डिमांड्स जो है वो फुलफिल हो जाए और वो एक अच्छी ऑर्गेनाइज और एजुकेटेड क्लास जो है वो परफॉर्म कर पाए, और उसी के साथ में लोगों को अवेयर कर पाए अपने हर एक कमिटेड के बारे में बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में किया था। द पीपल हु इनिशियली लेड दीज स्ट्रगल्स हैड फेथ मॉडरेट क्लास फ्रॉम इंग्लैंड। जो भी पीपल या जो भी लोग जो उसके साथ में स्टार्टिंग कर रहे थे ये सारे स्ट्रगल के साथ में, उन्होंने एक फेथ रखा एक मॉडरेट क्लास के साथ में, जो कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। ये लोग चाहते थे कि कन्विंस करे इन मॉडरेट्स को और समझे कि एक्चुअल जो स्कैनरियो क्या है भारत का, ताकि जो उनकी एम्बिशंस, इंडियंस की जो भी इच्छाएं हैं, और उनको जो है वो रेडी कर सके अपने आप में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करे।
अलॉन्ग विद दिस, इसी के साथ वो ये चाहते थे कि जो मूवमेंट हो वो इन्फॉर्मिंग कर सके मासेस को रिगार्डिंग उसके शोषण के रिकॉर्डिंग, यानी जो उनके ऊपर शोषण होता था, और एरिस्टोक्रेट्स जो थे यानी उदारवादी लोग जो थे वो कमिटेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा और ऑर्गेनाइज कर रहे थे ऑर्गेनाइज कर रहे थे लोगों को सारे पार्ट्स के अंदर, सेक्शन के अंदर और रिलीजन्स के अंदर हमारी कंट्री में। नाउ इज स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी वो 1858 सी के बाद कैसे फैली। पॉलिटिकल एम्बिशन इंडियंस जो थे वो स्टार्टेड करना चाहते थे ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो जाए। वो ना केवल ये चाहते थे एम्प्लॉयड प्राप्त करना सिविल सर्विस में, बल्कि उसके साथ वो कंट्रोल करना भी चाहते थे। अब जो डिमांड हो गई थी गवर्नमेंट की वो थी इलेक्टेड करना बाय द पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल, यानी उनकी जिम्मेदारी जो लोगों के प्रति भी ज्यादा थी, जो स्टार्ट हो चुकी थी। इन 1868 वन सच डिमांड वाज मेड बाय कृष्णोदास पाल who was the editor of a leading newspaper named Hindu Patriot published in Bengal। 1868 में जो एक डिमांड बनाई गई वो थी कृष्णोदास के द्वारा, जो कि एडिटर था न्यूज़पेपर का जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट, जो पब्लिश हुआ था बंगाल में। 1874 सीई में एक आर्टिकल एंटाइटल हुआ स्वराज्य। ही टॉक्ड अबाउट प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय इंडियंस एंड फॉर इंडियंस इन इंडिया, यानी कि स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, नाम से ही पता चला ना स्वराज्य। तो इसके द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म किया गया गवर्नमेंट का इंडियंस के द्वारा, और ये जो था हमारे भारत के लोगों के लिए था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो प्रेजेंट हुआ था इंडिया में उस टाइम में, वो नॉट रेडी फॉर दिस टाइप टू प्रोग्रेसिव डिमांड एंड द स्ट्रगल टू अचीव इट, यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव डिमांड के अंदर भी था और उसने जो है कई स्ट्रगल भी हासिल की थी, यानी बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल भी करना पड़ा। फॉर दिस सेवरल स्कॉलर, इस टाइम में बहुत सारे विद्वान और जो भी उदारवादी लोग थे बंगाल के, उन्होंने इंडियन लीग को 1875 में फॉर्म किया। इसका उद्देश्य था कि इंडक्ट करना फीलिंग नेशनलिज्म की और पॉलिटिकल अवेयर्स भारतीयों के बीच में। ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो फॉर्म्ड हुआ था पब्लिक की अवेयरनेस के थ्रू। नाउ इज इंडियन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ था लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन 1876 सीई में एल्बर्ट हॉल इन कैलकाटा में। 800 डेलीगेट्स जो थे अराउंड इसकी पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, और जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म होगी पीपल के लोगों के लिए, सिमिलर इसमें पॉलिटिकल बिलीव्स होंगे और ये कॉमन पीपल के लिए भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। नाउ इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आउटकम था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो इंडिया में हुआ था आफ्टर 1858 सीई में। ये फॉर्म किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था इंडियन सिविल सर्विस का। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे जो फॉर्मेशन हो रही है और जो डिटरमाइन हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना अबाउट द माइंडसेट ऑफ द इंडियंस, यानी कि भारतीयों के माइंडसेट के बारे में, और उसको फॉर्म करना एक एसोसिएशन के बारे में पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, जिसको एक चांस दिया जाए मीटिंग के लिए और वो एक्सप्रेशन कर सके अपनी नाराजगी को। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो आउट फ्रॉम द कंट्री से बाहर चले जाए। ऑन 28 दिसंबर 1885 इट्स first meeting was held at Gokul Das Tejpal Sanskrit College in Bombay under the presidentorship of Vyomesh Chandra Banerjee in with 72 representative participation। इसकी जो थी लीडरशिप जो फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, और इसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने रखी थी। 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट हुए थे इसमें। इसके पीछे इस कांग्रेस की फॉर्मेशन के पीछे जो थे 4 ऑब्जेक्टिव, 4 उद्देश्य थे जो हाईलाइट कर रहे थे इस मीटिंग को। सबसे पहला उद्देश्य था अपॉर्चुनिटी देना, म्यूचुअल इंटरेक्शन उन लोगों को जो कि एम्प्लॉयड कर रहे थे नेशनल डेवलपमेंट के एम्प्लॉयमेंट का जो एक कारण बने। डिस्कसिंग द प्रोग्राम्स ऑफ द अपकमिंग ईयर्स, जो भी प्रोग्राम्स आने वाले सालों में आएंगे उस पर डिस्कस करना। फुल फेथ रखना, लॉयल्टी रखना ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, और अपोजिंग करना गवर्नमेंट को वर्क्स करते हुए ताकि वो परफॉर्म कर सके जो भी प्रिंसिपल जो है फ्रेम किए जा रहे हैं जो पार्लियामेंट ऑफ
इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डायरेक्टली फॉर्म कर रही थी इंडियन पार्लियामेंट के लिए और उनको एक सूटेबल आंसर दे रही थी, सूटेबल आंसर टू द बिलीफ ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को जो एक सूटेबल आंसर भी दिया जा रहा था और रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलेक्टेड हो रहे थे इंडिया के द्वारा, जो इनकैपेबल थे, जो कि हैंडल नहीं कर पा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। पीरियड कांग्रेस का हम लोग बिलीव कर सकते हैं 2 फेजेस में। फर्स्ट फेज जो हुआ था 1885 टू 1890 सीई में, जो रिगार्डेड हुआ था एज पीरियड ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बैगरी। सेकेंड फेज जो था वो 1905 टू 1919 सीई में रिगार्डेड किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पर, पॉलिटिक्स की जो चरम सीमा होती है वहां तक पहुंच चुका था। कांग्रेस के अंदर मॉडरेट लीडर जो थे वो फर्स्ट फेज जैसे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने डोमिनेटेड किए थे पॉलिटिकल हॉरिजन कांग्रेस के। ये लोग बिलीव करते थे एक बहुत ही मॉडरेट और रीजनेबल पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने इंटरप्रेट किया था पॉलिटिक्स के अंदर, फ्यूजन किया था लिबरेशन और मॉडरेशन को। ये लोग एडवोकेटेड करते थे फेवर ऑफ द एंड ऑफ द रिलीजियस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातीय भेदभाव पर जो है इन्होंने जो है इसको खत्म करने का फेवर किया था। सभी मनुष्य जाति के लिए इक्वलिटी रखी, कानून के अनुसार भी सभी जो है समान रहे, एक्सटेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑफ द मासेस, डेवलपमेंट किया रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। इस पीरियड के अंदर जो डोमिनेशन था वेल्दी था, मिडिल इनकम ग्रुप था और इंटेलेक्चुअल जो लोग थे वो इंक्लूडेड हो रहे थे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स और जर्नलिस्ट, लिटरेचर्स जो भी थे कांग्रेस के, ये रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस की। इस पीरियड में जो है बिग सिटीज और जो है यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ, हैड नो कनेक्शन विद द मासेस, किसी तरह का कोई मासेस कनेक्शन नहीं था। मॉडरेट जो थे फेवर में थे, मेंटेन कर रहे थे और स्ट्रेंथिंग कर रहे थे ब्रिटिश पावर को। वो डर, दे फियर दैट इफ ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, उन्होंने जो डर रहे थे अगर ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ दिया, इट वुड रिजल्ट इनटू मिसमैनेजमेंट। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है अच्छा नहीं रहेगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। कॉलोनिकल रूल जो था वो सिंबल था पीस का और सिस्टम का उनके अकॉर्डिंग, और वो बिलीव करते थे कि ये जरूरी है इंडिया के लिए कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर रहे और एक एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम तक रहे। ये मॉडरेट बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स आर जस्ट एंड दे वुड टू जस्टिस विद इंडिया, यानी कि वो जस्टिस भी कर सकते हैं इंडिया के साथ में अगर वो रहे तो। द कंप्लेंट्स ऑफ इंडियंस आर ड्यू टू ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स और बिकॉज द ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव टू कंप्लीट नॉलेज अबाउट आवर प्रॉब्लम। जो कंप्लेंट्स थी इंडियंस की वो उसी का कारण था कि ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स जो थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो जो है पूरी नॉलेज नहीं रखते थे उनकी प्रॉब्लम को लेके। दिस वाज द रीजन दैट द मॉडरेट गिव मोर अटेंशन टूवर्ड्स प्रोपेगेंडा। ये जो था सबसे बड़ा कारण था कि मॉडरेट्स जो थे वो अटेंशन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर। ये पीरियड जो था उसमें कांग्रेस जो है डिमांड कर रही थी इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, रादर दे जस्ट डिमांडेड फॉर सर्टेन कंसेशन। उसी के साथ में जो है वो कई तरह की ऐसी डिमांडें भी कर रहे थे जिससे कि इंडियंस को जो है वो अपने, हम लोग बोल सकते हैं एक तरह के सारे फंडामेंटल राइट्स जो पहले हम लोग चाहते थे कि इक्वलिटी रहे सबके लिए, वो सारे के सारे जो है इंडियंस को मिले। नाउ इज सेकंड फेज, बिगनिंग ऑफ एक्सट्रीमिट नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो चरम सीमा पर जो है स्टार्टिंग हो गई थी नेशनल मूवमेंट की 19वीं सेंचुरी के एंड के दौरान और 20वीं सेंचुरी की बिगनिंग में। लोग जो थे वो एक्सट्रीमिट व्यू पॉइंट रख रहे थे, चरम सीमा पर उनका व्यू पॉइंट पहुंच चुका था, ताकि टू बिगिन इंक्रीज इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसेस हुआ था डिवीजन का, वो स्टार्ट हुआ था कांग्रेस में उस टाइम में जब एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष जो था वो चालू हुआ था एक्सट्रीमेट रिफॉर्म्स और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो इश्यूज हुई थी सोशल रिफॉर्म को लेके। तिलक वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर कैन बी नो सोशल रिफॉर्म। तिलक का व्यू था कि यहाँ पर कोई सोशल रिफॉर्म नहीं हो सकता है। नो डेवलपमेंट, नो प्रपोजल एजुकेशन एंड नो प्रोविजन ऑफ अ लाइफ फुल ऑफ नेशनलिज्म विदाउट स्वराज्य, यानी कि बिना हमें स्वतंत्र हुए हमें किसी तरह का ना हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, ना हमारी एजुकेशन पर्पसफुल हो सकती है और ना हमारे जीवन जीने का कोई भी उद्देश्य हो सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट रूल होना जरूरी है। 4 मेजर कांग्रेस लीडर्स जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उन्होंने जोड़ दिया था कि बॉयकॉट किया जाए इंपोर्टेड गुड्स को, अडॉप्टेड किया जाए इंडियन गुड्स को, नेशनलिस्ट एजुकेशन और सत्याग्रह। इस पर उन्होंने जोर देते हुए जो है इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोटिंग किया। इसीलिए इंडियंस जो थे वो अपॉर्चुनिटी कर पा रहे थे अपने वर्क को, यानी कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए काम करने की
एंड सेवर एजुकेशन पॉलिसी शुड बी फॉर्म्ड इन द प्लेस ऑफ गवर्नमेंट, और कई तरह की जो पॉलिसीज जो है वो फॉर्म की जाए हमारी गवर्नमेंट के अंदर, कंट्रोल की जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, और स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू ब्रिंग देम इन सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि विद्यार्थियों को जो इस तरह की जो शिक्षा दी जाए ताकि वो जो है देश की सर्विस के लिए तत्पर हो सके। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल मूवमेंट। टिल देन, थैंक यू।